बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ मेजर ऑफ रिस्क। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्टडी डिज़ाइंस पढ़ लिए थे कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर गिवन पॉइंट के अंदर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्क फैक्टर और डिजीज़ निकालते हैं। केस कंट्रोल में आप डिजीज़ से रिस्क फैक्टर की तरफ जाते हैं, कोहोर्ट के अंदर रिस्क फैक्टर से डिजीज़ की तरफ जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल के अंदर इंटरवेंशन करते हैं जिसमें रैंडमाइजेशन या नॉन रैंडमाइजेशन आती है। अब इनके जो रिजल्ट्स होते हैं दीज आर कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, ये देखने के लिए कि रिस्क फैक्टर में या डिजीज़ में कितनी एसोसिएशन है। दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन एंड दिस इज़ मेजर्ड बाय ओड रेशो एंड रिलेटिव रिस्क। रट्टा मारना के जो ओड रेशो होती है ये मेनली केस कंट्रोल के लिए होती है। जो रिलेटिव रिस्क होती है वो कोहोर्ट के लिए होती है और एक्सपेरिमेंटल स्टडी वगैरह के लिए होती है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओड रेशो ये देखने के लिए कि जो डिज़ीज़ है उसका रिस्क फैक्टर से कितना एसोसिएशन है। केस कंट्रोल स्टडी के अंदर हमें यह बताता है कि कितना एक्सपोजर डिज़ीज़ करवा रहा है या कितना एक्सपोजर है केस में और कितना एक्सपोजर है कंट्रोल में। ठीक हो गया। और उनसे कितना डिजीज़ कंट्रीब्यूट हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड ओड रेशो। तो ओड रेशो आप केस कंट्रोल में स्टार्ट करोगे, केस कंट्रोल में इस्तेमाल करोगे। और याद रखना कि केस कंट्रोल स्टडी इज़ ऑलवेज रिट्रोस्पेक्टिव और इंसिडेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, सारे फार्मूले हैं, इसके लिए आपको 2x2 टेबल बनाना है। ये 2x2 टेबल कैसे बनाना है कि जो टेस्ट है या एक्सपोजर है या इंटरवेंशन है वो आपने इस साइड पे लिखना है, जो रियलिटी है कि डिजीज़ हुआ है या आउटकम हुआ है वो आपने इस साइड पे लिखना है। अगर टेस्ट पॉजिटिव है और डिजीज़ भी पॉजिटिव है दिस इज़ कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव। अगर टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन डिजीज़ नेगेटिव है दिस इज़ कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव। अगर टेस्ट नेगेटिव है लेकिन डिजीज़ थी दिस इज़ कॉल्ड द फॉल्स नेगेटिव। क्लियर। और अगर टेस्ट भी नेगेटिव है और डिजीज़ भी नेगेटिव है दिस इज़ कॉल्ड ट्रू नेगेटिव। ABCD की ज़बान में हम पढ़ते हैं। तो ओड रेशो के अंदर कैसे करना है, ये केस कंट्रोल में स्टार्ट करते हैं, केस कंट्रोल में इस्तेमाल करते हैं। और अगर ओड रेशो 1 के बराबर है इसका मतलब है कि जो एक्सपोजर था वो केस में और कंट्रोल में दोनों में कॉमन है। केसेस ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको डिजीज़ होता है, कंट्रोल जो हेल्दी होते हैं। क्लियर। तो अगर ओड रेशो 1 है इसका मतलब है कि जो एक्सपोजर था वो केस में और कंट्रोल में दोनों में इक्वल है और जो रिस्क फैक्टर है उससे ये डिजीज़ एसोसिएटेड नहीं है। अगर ओड रेशो 1 से ज़्यादा है इसका मतलब है कि जो केसेस है जिनमें डिजीज़ था उनमें एक्सपोजर भी ज़्यादा था रिस्क फैक्टर का। और अगर ओड रेशो 1 से कम है इसका मतलब है कि जो एक्सपोजर था वो केस में कम था, कंट्रोल में ज़्यादा था। फॉर एग्जांपल एक केस कंट्रोल स्टडी की गई जिसमें पता लगा कि जो टोटल 30 पेशेंट जिनको लंग कैंसर था उनका स्मोकिंग से हिस्ट्री थी और जो हेल्दी इंडिविजुअल थे उनमें 25 में से 5 का एक्सपोजर था स्मोकिंग में। तो अगर हम ओड रेशो निकालेंगे, ओड रेशो का फार्मूला होता है AD/BC। AD/BC। तो ओड रेशो 8 आ जाती है। ओड रेशो 8 है, 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि जो स्मोकिंग का एक्सपोजर था वो केस में ज़्यादा था। दैट मीन्स दैट पेशेंट विद अ लंग कैंसर आर 8 टाइम मोर हैव अ हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग। तो ये आपने रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद है रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव रिस्क में आप रेशो ऑफ रिस्क देखते हैं, रिस्क एक्सपोज्ड में कितना था और अनएक्सपोज्ड में कितना था। एंड दिस इज यूज्ड इन द कोहोर्ट स्टडी एंड द एक्सपेरिमेंटल स्टडी। क्लियर। तो इसके अंदर जो एक्सपोजर होता है मतलब जो डिजीज़ होता है एक्सपोजर में कितना था और अनएक्सपोज्ड में कितना था उसका जो कंपैरिजन होता है दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिस्क होता है। तो उसमें ये देखते हैं कि जो रिस्क है डिजीज़ के डेवलपमेंट का वो एक्सपोज्ड में कितना है और उसको डिवाइड करना है अनएक्सपोज्ड ग्रुप में। अगर रिलेटिव रिस्क 1 है इसका मतलब है कि जो रिस्क फैक्टर और डिजीज़, एक्सपोजर या डिजीज़ का कोई एसोसिएशन नहीं है। अगर ये 1 से ज़्यादा है इसका मतलब है कि जो एक्सपोजर है या रिस्क फैक्टर है वो डिजीज़ से एसोसिएटेड है। अगर रिलेटिव रिस्क 1 से कम है इसका मतलब है जो एक्सपोजर है उसका ताल्लुक डिजीज़ से नहीं है या डिजीज़ को कम करने वाला है। यानी अगर रिलेटिव रिस्क 1 से ज़्यादा है दैट मीन्स दिस इज़ द हार्मफुल फैक्टर।
क्योंकि ये डिजीज़ करवा रहा है। और अगर रिलेटिव रिस्क 1 से कम है डैट मीन्स दिस इज़ प्रोटेक्टिव फैक्टर, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे एक फार्मूला बताया हुआ है, तो रिलेटिव रिस्क 5 आया हुआ है। 5 का मतलब है कि ऐसे इंडिविजुअल जो रेडिएशन का एक्सपोजर कर जाते हैं उनमें 5 टाइम ज़्यादा चांस है कैंसर के डिवेलप होने का। देखो इनको एक्सप्रेस करना भी आपको आना चाहिए। ओड रेशो केस कंट्रोल में स्टार्ट होती है, जिसमें आप डिजीज से गए थे रिस्क फैक्टर के अंदर। रिलेटिव रिस्क कोहोर्ट के लिए होती है, कोहोर्ट में आप रिस्क फैक्टर से डिजीज की तरफ जाएंगे। और रट्टा मारना कि जो कोहोर्ट स्टडी होती है ये हम यूज़ करते हैं इंसिडेंस वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो रेयर होते हैं, जो रेयर डिजीज़ हैं तो उनकी क्या होती है, उनकी जो प्रीवैलेंस होती है, प्रीवैलेंस इज़ अ टोटल नंबर ऑफ केसेस। जो रेयर डिजीज़ हैं उनकी प्रीवैलेंस कम होती है, और रेयर डिजीज़ के अंदर ओड रेशो और रिलेटिव रिस्क बराबर हो जाते हैं। दिस इज़ वेरी हाई यील्ड एमसीक्यू पॉइंट। इसके बाद है रिलेटिव रिस्क रिडक्शन। इसका क्या मतलब है? रिलेटिव रिस्क रिडक्शन मतलब कंपैरिजन करेंगे, ये कंपैरिजन करेंगे कि अगर हम कोई इंटरवेंशन दे रहे हैं या कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उससे कितना रिस्क या डिजीज़ कम हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव रिस्क रिडक्शन। और ये हम इस्तेमाल करते हैं कौन सी स्टडी में? RCT, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। तो कितना डिजीज कम हुआ ड्यू टू इंटरवेंशन एज कंपेयर टू कंट्रोल, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिस्क रिडक्शन। तो रिलेटिव रिस्क रिडक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एट्रीब्यूटेबल रिस्क इन कंट्रोल ग्रुप माइनस एट्रीब्यूटेबल रिस्क इन ट्रीटमेंट। कंट्रोल यानी जिन लोगों को आपने इंटरवेंशन नहीं दी और जिनको आपने ट्रीटमेंट दिया, फिर आपने टोटल से डिवाइड कर दिया, या फिर आप 1 माइनस रिलेटिव रिस्क से भी आप RRR निकाल सकते हैं, RRR निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ 2% पेशेंट जिनको फ्लू शॉट दिया गया था उनको फ्लू हुआ है, जबकि 8% अनवैक्सीनेटेड को फ्लू हो चुका है, मतलब जिसको आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया उसको फ्लू हो गया है, जिसको ट्रीटमेंट दिया उसको फ्लू नहीं हुआ। तो 8 - 2 कितना आ गया? 6 आ गया। क्लियर? ठीक हो गया। और 8 - 2 आ गया 6, और फिर 6 को आप डिवाइड कर दोगे किससे? 8 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.75। दिस इज़ द रिलेटिव रिस्क रिडक्शन। या फिर आप पहले रिलेटिव रिस्क निकालोगे कि इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड ओवर इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज्ड। एक्सपोज तो ये हुए थे और नॉन एक्सपोज ये वाले थे, तो 2 डिवाइडेड बाई 8 और 1 माइनस कर दोगे तो ये R आ जाएगा, RRR आ जाएगा। इसके बाद है एट्रीब्यूटेबल रिस्क। एट्रीब्यूटेबल रिस्क और रिलेटिव रिस्क रिडक्शन में क्या फ़र्क है? रट्टा मारना, रिलेटिव रिस्क रिडक्शन इज प्रोपोर्शन, यानी आप परसेंटेज में निकालते हैं, और एट्रीब्यूटेबल रिस्क के अंदर आप डिफरेंस करोगे कि एक्सपोज्ड में कितना था, अनएक्सपोज्ड में कितना था। इन शॉर्ट के आपका ने कैसे निकालना है? A ओवर A प्लस B, मतलब इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस इन अनएक्सपोज्ड, तो आपने ये निकाल लेना है। या फिर आप रिलेटिव रिस्क -1 ओवर रिलेटिव रिस्क मल्टीप्लाई 100। फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले केस में जो रिलेटिव रिस्क आया था वो 0.25 आया था, तो आप इससे सब चीज़ें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन, ARR, एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन। एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन का मतलब है कि कितना रिस्क कम हुआ ट्रीटमेंट की वजह से। अब देखो इन सब के यूनिट डिफरेंट है। RRR इज प्रोपोर्शन, एट्रीब्यूटेबल रिस्क डिफरेंस है, एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन दिस इज आल्सो अ डिफरेंस नॉट अ प्रोपोर्शन, क्योंकि यहाँ पे भी रिडक्शन है लेकिन ये प्रोपोर्शन है, लेकिन यहाँ पे रिडक्शन है बट दिस इज नॉट अ प्रोपोर्शन, दिस इज डिफरेंस। तो इंटरवेंशन देने से कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ, दिस इज कॉल्ड ARR। तो ARR कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले केस में 8% लोगों को प्लेसिबो दी गई थी, 2% को एसल वैक्सीनेशन दी गई थी। ठीक हो गया? क्लियर? मतलब 2% में केस 2% केस हुआ था अगर आपने फ्लू दिया, और अगर आपने फ्लू वैक्सीनेशन नहीं दी तो 8% केस हुआ। तो इसको कैसे निकालना है? तो देखो आपने कितना कम किया है, कितना कम किया है, दैट मीन्स दैट कि अगर 8% को जिनको वैक्सीनेशन नहीं दी गई थी उनको फ्लू हो गया है, और जिनको वैक्सीनेशन दी गई थी उनको सिर्फ 2% को फ्लू हुआ है, तो इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो होगा 6%। मतलब जो वैक्सीन है उसने 6% डिजीज़ कम कर दिया है। क्लियर? तो इसको कैसे निकालेंगे हम? इसको हम इस फार्मूले को उलट कर देंगे। जो एट्रीब्यूटेबल रिस्क है उसमें जो C ओवर C प्लस D है माइनस A ओवर A प्लस B, तो ये फार्मूला आ जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। क्लियर? तो
नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद है नंबर नीडेड टू ट्रीट, NNT। इसका मतलब है कि अगर कि कितने पेशेंट को आपने ठीक करना है फॉर वन पेशेंट टू बी बेनिफिट, दैट मीन्स दैट NNT। क्लियर, ठीक है। मतलब अगर आपको कम बंदों को स्टैटिन्स देनी पड़ रही है फॉर अ बेटर ट्रीटमेंट, इसका मतलब है कि उसका नंबर नीडेड टू ट्रीट कम है और ट्रीटमेंट बेटर है। अगर आपको कम लोगों को मेडिसिन देनी पड़ रही है फॉर अ ट्रीटमेंट, इसका मतलब है कि नंबर कम होने से ट्रीटमेंट एफिकेसी बढ़ जाती है। इसके बाद है नंबर नीडेड टू हार्म। अच्छा, नंबर नीडेड टू ट्रीट कैसे करेंगे? ARR, एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन, इसको रेसिप्रोकल दे देंगे। इसके बाद है नंबर नीडेड टू हार्म, मतलब है कि एक रिस्क फैक्टर कितना होना चाहिए कि कितने इंडिविजुअल्स को डिजीज डेवलप हो जाए। नंबर ऑफ पेशेंट्स जिनको रिस्क फैक्टर से एक्सपोजर कराना पड़े फॉर 1% टू बी हार्म, दिस इज कॉल्ड नंबर नीडेड टू हार्म। फॉर एग्जांपल, एक रेडिएशन का नंबर नीडेड टू हार्म इज 10, दूसरे का 100 है। जितना ज़्यादा नंबर बढ़ेगा उतना ज़्यादा सेफ एक्सपोजर होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर कम, नंबर नीडेड टू ट्रीट कम है तो बेटर ट्रीटमेंट है। नंबर नीडेड टू हार्म कम है तो सेफ्टी कम है, नंबर ज़्यादा है तो सेफ एक्सपोजर ज़्यादा है। इसके बाद केस फर्टेलिटी रेट, कि टोटल डेथ में से किसी टोटल केसेस में से डेथ कितनी हो रही है, दिस इज कॉल्ड केस फर्टेलिटी रेट। फॉर एग्जांपल, मेनिंजाइटिस के 10 केस हैं और इसमें से 4 की डेथ हो रही है तो केस फर्टेलिटी रेट कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। तो ये था CFR और केस फर्टेलिटी रेट इज़ 100% फॉर रेबीज़। नेक्स्ट इज क्वांटिफाइंग रिस्क को हम बल्कि कंटिन्यू करते हैं, मोर्टेलिटी रेट को करते हैं। मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि एक पॉपुलेशन के अंदर कितनी डेथ हो रही है इन जनरल या कोई स्पेसिफिक कॉज की वजह से। फॉर एग्जांपल, एक टाउन के अंदर 10,000 बंदे हैं, उसमें से 80 बंदे मर जाते हैं ओवर 2 ईयर, तो कितनी होगी केस फर्टेलिटी रेट? 2 सालों के अंदर तो हो जाएगी 8, क्लियर, और 1 साल के अंदर 4 हो जाएगी, क्लियर। डेथ पर 1000 पीपल पर ईयर। इसके बाद अटैक रेट है। अटैक रेट का मतलब है कि कितने एक्सपोज इंडिविजुअल में से बंदे हैं जिनको डिजीज़ हो जाता है। फॉर एग्जांपल, 80 बंदे एक्सपोज हुए हैं और इनमें से 60 को डिजीज़ हो चुका है, तो अटैक रेट कैसे निकालोगे? कितने एक्सपोज हुए और उन एक्सपोज में से कितनों को बीमारी हो गई है। दिस इज कॉल्ड the attack rate and this is related to incidence। इसके बाद है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये कम्युनिटी मेडिसिन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब है कि एक कंट्री जिसका बर्थ रेट या डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा है या कम है वो दूसरी ट्रांजिशन कर रही है, क्लियर, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल, एक कंट्री है जिसका बर्थ रेट और मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा था, अब वो डिक्लाइन होके आ गया है, दिस इज़ कॉल्ड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, मतलब एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में कन्वर्ट होना। अब यहाँ इसको शो करने के लिए पॉपुलेशन पिरामिड होता है। अब इसमें देखो पॉपुलेशन पिरामिड कैसा है, इसमें पॉपुलेशन पिरामिड है बिल्कुल ट्राइंगल शेप ऐसे है कि अच्छा पहले इसको समझ लो इसमें क्या है। पॉपुलेशन पिरामिड के अंदर लेफ़्ट साइड पे मेल्स होते हैं और राइट साइड पे फीमेल्स होती है, बिकॉज फीमेल्स आर ऑलवेज राइट। इसके बाद जो नीचे है वो लो बर्थ, नीचे है वो कम एज वाले इंडिविजुअल है और ऊपर है एल्डरली, नीचे बच्चे हैं और ऊपर एल्डरली है और दरमियान में अडल्ट आ जाते हैं। जो ट्राइंगल वाला पिरामिड है, ट्राइंगल वाला पिरामिड के अंदर देखो जो बेस ऑफ पिरामिड है वो काफ़ी बड़ा है और इसका एपेक्स है वो कम है। दैट मीन्स दैट इस पिरामिड के अंदर बर्थ रेट ज़्यादा है क्योंकि ये एरिया काफ़ी बड़ा है, मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है क्योंकि ऊपर वाला एरिया नैरो है, क्लियर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी शॉर्ट है, वाई? बिकॉज ऊपर वाला एरिया नैरो है और पॉपुलेशन ग्रो कर रही है क्योंकि बर्थ रेट इज़ ग्रेटर देन मोर्टेलिटी रेट, क्लियर। अब जो दूसरा पैराग्राफ है या दूसरा पॉपुलेशन पिरामिड है ये बिल्कुल ट्राइंगल शेप पिरामिड है। इसमें देखो कि जो बर्थ रेट है वो रिलेटिवली कम है एज़ कम्पेयर टू दिस, क्लियर, ठीक है, और मोर्टेलिटी रेट भी कम है क्योंकि ये भी नैरो है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी लॉन्ग है क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है आपका वाइड है, एल्डरली पेशेंट ज़्यादा रह रहे हैं एंड पॉपुलेशन इज स्टेबल। अब वो ट्रांजिशन हो गया। ट्रांजिशन ऐसे हुआ है कि इसमें देखो नीचे वाला पोर्शन काफ़ी नैरो है तो बर्थ रेट कम हो गया है, मोर्टेलिटी रेट ये भी ऑलमोस्ट कम है उसकी निस्बत, ठीक है, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी लॉन्ग है, मतलब ये एरिया तंग है, मोर्टेलिटी कम है, बूढ़े पेशेंट ज़्यादा है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लॉन्ग होगी और पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग फेज में आ रही है क्योंकि बर्थ रेट इज़ लेस देन द
मोर्टेलिटी रेट। क्लियर। तो अगर बर्थ रेट मोर्टेलिटी रेट से ज़्यादा होगा तो ट्रायंगल शेप आएगा, बर्थ रेट और मोर्टेलिटी रेट बराबर है तो स्टेबल होगा। लेकिन अगर बर्थ रेट इज़ लेस देन द मोर्टेलिटी रेट, पॉपुलेशन इज़ डिक्लाइनिंग। ये तो कोई छोटा बच्चा भी बता सकता है। क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो यही था हमारा ओड रेशो एंड रिलेटिव रिस्क। इसके बाद कोई एसोसिएशन और कॉजेशन है, फिर वैलिडिटी पढ़ेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट पढ़ेंगे और रिसर्च एथिक्स पढ़ेंगे। चलो इसको भी देख ही लेते हैं, लाइकलीहुड रेशो क्या होती है। अब जो पॉजिटिव लाइकलीहुड रेशो है, इसका मतलब है कि आपने ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव इसकी रेशो लेनी है, एंड दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी। जो लाइकलीहुड रेशो नेगेटिव है कि कितने प्रोबेबिलिटी है नेगेटिव रिजल्ट की इन अ पेशेंट विद और विदाउट डिसऑर्डर। क्लियर। तो एक बात रट्टा मारना, जो लाइकलीहुड रेशो होती है वो सेंसिटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो लाइकलीहुड रेशो नेगेटिव वाली है वो स्पेसिफिसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अगर लाइकलीहुड रेशो पॉजिटिव वाली 10 से ज़्यादा है, इसका मतलब है ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है। और अगर लाइकलीहुड रेशो नेगेटिव वाली 0.1 से कम है तो उसका मतलब है ये टेस्ट हाईली सेंसिटिव है। हालांकि मैंने ऊपर बताया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये उल्टे तरीके के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर लाइकलीहुड रेशो पॉजिटिव वाली 10 से ज़्यादा है तो टेस्ट स्पेसिफिक है। क्लियर। मतलब डिजीज़ को क्या कर देगा, ये डिजीज़ को इंक्लूड कर देगा अगर ये पॉजिटिव आया, और अगर ये नेगेटिव आया तो ये डिजीज़ को एक्सक्लूड कर देगा। क्लियर। फिर इसके बाद कोई प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, एक प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी होती है और पोस्ट टेस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। ये फजूल से फार्मूले हैं, इनको आप छोड़ दो। सर्वाइवल रेट को देखने के लिए कैप्लान मायर कर्व देखते होते हैं, इसमें इंडिविजुअल का सर्वाइवल कंपेयर करते हैं ओवर द टाइम। क्लियर। तो वाई एक्सिस के अंदर सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी होती है, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम फ्रेम होता है, और इसके अंदर टाइम को इवेंट के साथ कंपेयर करके सर्वाइवल टेंडेंसी देखी जाती है। बस एक बात रट्टा मारना कि जो सर्वाइविंग प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 माइनस इवेंट प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब अगर इवेंट नहीं होगा तो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी 100% है। जितना इवेंट सीवियर होगा उसमें सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। और फिर ये लिखा हुआ है कि जो पी वैल्यू होती है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है, वो लॉग रैंक या कॉक्स रिग्रेशन से निकालते हैं। अब ये क्या फजूल चीज़ें हैं, कोई फ़ायदा नहीं है जानने का। क्लियर। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट है, तो ये जल्दी बता दूँ, उसमें सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू आती है। क्लियर। जो सेंसिटिविटी होता है वो ट्रू पॉजिटिव होता है, स्पेसिफिसिटी ट्रू नेगेटिव होता है। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू के अंदर ये प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि जिसका पॉजिटिव टेस्ट है उसमें वाकई में डिजीज़ है या नहीं, और नेगेटिव प्रोबेबिलिटी वैल्यू के अंदर अगर टेस्ट नेगेटिव है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसको डिजीज़ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी प्रोपोर्शन होते हैं, प्रेडिक्टिव वैल्यू प्रोबेबिलिटीज़ होती है। फिर इसके बाद रिसीवर ऑपरेटिंग कर्व होती है। इस रिसीवर ऑपरेटिंग कर्व ये बताती है कि अगर कोई पॉइंट अपर लेफ्ट कॉर्नर में होगा, अपर लेफ्ट कॉर्नर में होगा तो उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी दोनों ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद प्रिसिजन और एक्यूरेसी है। प्रिसिजन के अंदर आप रिलायबिलिटी देखते हैं कि ये एग्जैक्ट कि ये अपनी वैल्यू को कितना कंसिस्टेंटली सपोर्ट करेगा। अगर ये वैल्यू बार बार वही आती है, कंसिस्टेंटली रिलायबल होती है, दिस इज कॉल्ड प्रिसिजन। एक्यूरेसी के अंदर जो आपका टारगेट है उसके करीब कितनी है, दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी और वैलिडिटी। तो ये आ जाएगा। इंसिडेंस और प्रीवैलेंस में ये है कि इंसिडेंस इज द नंबर ऑफ न्यू केसेस एंड प्रीवैलेंस इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर के अंदर ओल्ड और न्यू केसेस दोनों आ जाते हैं। फिर एक सुपरफिशियल सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जो बायस होते हैं, बायस आगे डिफरेंट टाइप के होते हैं। सिलेक्शन बायस के अंदर आपने अपने बायस लगाए हैं फॉर इन पॉपुलेशन सिलेक्शन, कि आपने ट्रू रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन से सैंपल नहीं लिया। रिकॉइल बायस में उसको ये नहीं याद होता कि मेरे साथ कितना एक्सपोजर हुआ था। मेजरमेंट बायस में क्या होता है कि आपने फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, सिस्टम आपका ख़राब है। प्रोसीजरल बायस के अंदर आपका प्रोसीजर ख़राब है, सारे सब्जेक्ट को आपने इक्वली ट्रीट नहीं किया। ऑब्जर्वर एक्सपेक्टेंसी बायस में ऑब्जर्वर में मसला आ जाता है, ऑब्जर्वर वेरिएशन आती है। लीड टाइम बायस के अंदर आपने डिजीज़ को जल्दी डायग्नोस कर दिया है लेकिन उसका मोर्टेलिटी के ऊपर
पर कोई फ़ायदा नहीं है। लेंथ टाइप बायस के अंदर स्क्रीनिंग ने ऐसे डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया जो स्लोली प्रोग्रेसिव था। इसके बाद कंफाउंडिंग है ऐसा फैक्टर जो एक्सपोजर और आउटकम दोनों से एसोसिएटेड है और ये रिजल्ट को ख़राब कर देता है। इफेक्ट मॉडिफिकेशन के जो एक्सपोजर होता है उनका डिफरेंट आउटकम होता है इन द डिफरेंट पॉपुलेशन। क्लियर।